सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम एम के चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, इससे पूर्व हमने झारखंड पीजीटी और टीजीटी छत्तीसगढ़ पीजीटी का पेपर का आकलन और विश्लेषण किया था। उसके उपरांत हमने हिंदी के 2020-21 में जो उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक का पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन देख चुके थे। तो आज हम जो 40 क्वेश्चन बचे हैं शेष, उसका आकलन और विश्लेषण करेंगे। और आकलन और विश्लेषण करने के उपरांत निश्चित तौर पर आने वाले एग्ज़ाम उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता हिंदी, साथ में EMRS यानी एकलव्य विद्यालय के जो फॉर्म अभी भरे गए थे, एलटी और लेक्चरर, साथ में उत्तर प्रदेश के एलटी लेक्चरर, और आने वाला एग्ज़ाम जो है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होगा उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे सहायक अध्यापक एलटी में, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? तो रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, जबकि उपमा के भी 3 भेद हैं। तो रूपक अलंकार के 3 भेद जो होते हैं उसमें निरंग रूपक, सांग रूपक और पारंपरिक रूपक। एक पारंपरिक होता है लेकिन यहाँ पर पारंपरिक रूपक है। तो आपको नोट रखना है कि रूपक के भी 3 भेद होते हैं, उपमा के भी 3 भेद होते हैं। अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में एलटी में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। तो यह जो व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है वह पद कहलाता है। अगर हम इसका क्रम कई बार पूछा जाता है तो इसका क्रम ध्वनि, वर्ण या अक्षर, शब्द, पद और पद से वाक्य बनेगा। और वाक्य से अनुवृत्ति, तो आप ये नया शब्द यहाँ पर अनुवृत्ति आपने देखा होगा। अनुवृत्ति का मतलब यह होता है कि इसके अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, तो इसे अनुवृत्ति कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है अगली बार इसका क्रम पूछा जाए और छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, शब्द होते हैं, उसी में ही असामंजस्य की भावना उत्पन्न होती है। तो आप इन पॉइंटों को भी ध्यान रखेंगे। इस पेपर को, पिछले पेपर हमने साहित्य के सारे क्वेश्चन थे, इसमें व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, साहित्य के क्वेश्चन होंगे, और जो संस्कृत से या संस्कृत साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, सने सने शब्द में शब्द है तो ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है। तो निम्न में से उन्मूलन शब्द का जो विलोम होगा वह रोपण होगा। तो आप इस प्रकार से आपको साहित्य के साथ व्याकरण भी देखना होगा। अगला प्रश्न है 5वां, स्रोतों में कौन सी विभक्ति है या संस्कृत से है? तो इस सप्तम विभक्ति हो गया। स्रोतों में जो विभक्ति होगी वह सप्तम विभक्ति होगी। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। 6 से 7 क्वेश्चन, लगभग 6 से कुछ क्वेश्चन इसमें संस्कृत के पूछे गए थे। तो आप एनसीईआरटी के जो संस्कृत का पाठ होगा उसको भी अवश्य देखना, उसमें 14 नंबर का लिखा गया है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। अगला प्रश्न है, अस्मात् शब्द का प्रथम विभक्ति द्विवचन का रूप होगा। तो आवाम होगा। अस्मात् जो होगा इसमें युष्माद मने तुम होता है, इदम मने यह होता है, अदम मने वह होता है, और अस्माद मने मैं होता है। युष्माद मने तुम होता है, अस्माद मने मैं होता। तो आप इस प्रकार से हिंदी में भी इसका अर्थ अवश्य देखना। और जब इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर परीक्षा में जटिलता आती है, कठिनता आती है, तो आप अगर इसका अर्थ अच्छी तरह से आपको मालूम होगा तो आप इन क्वेश्चनों को बेहतर रूप से कर सकते हैं। तो सारी तथ्यों को निचोड़कर रचनात्मक ढंग से आपने तैयारी करनी है, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप एक बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं और अपनी मंजिल सफलता पा सकते हैं। इसमें रूप, धातु रूप पिछले बार 2018 में धातु रूप पूछा गया था, जबकि इस बार शब्द रूप ज़्यादा पूछे गए थे। 2 से 3 इसमें शब्द रूप पूछे गए थे। अभी इसमें स्रोतो जो विभक्ति थी, अस्मात् जो इसमें पूछा गया था। इसमें रूप याद करने का यह है कि हम जैसे राम, रामू, रामा
तीनों पंक्ति प्रथम द्वितीय और तृतीय में एक वचन, दो वचन, बहुवचन में याद करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पहले एक ही वचन के सातों विभक्ति देखें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अस्मात्, उदाहरण के तौर पर इस्मात, तो इस्मात के जो होगा वो तुम होगा, तो तुम, त्वाम, त्वया, तुमब, त्वत्, त्वौ, त्वय। तो इस हिसाब से हम तुम, त्वाम, त्वया, तुमब, त्वा, त्वत्, तौ, त्वय, एक ही विभक्ति के सातों, एक वचन के सातों विभक्ति पढ़े, फिर द्विवचन के सातों विभक्ति पढ़े, और फिर तृतीय बहुवचन के जो है सातों विभक्ति पढ़े। तो इस हिसाब से आपका आकलन बेहतर रूप से हो सकता है। यह मेरा आकलन है, आपको उचित लगे तो इस प्रकार से अब आप संस्कृत के धातु रूप और शब्द रूप, धातु रूप याद कर सकते हैं, शब्द रूप याद कर सकते हैं, और धातु रूप भी देखिए अवश्य, क्योंकि धातु और शब्द रूप से अवश्य पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है, यानी देवनागरी लिपि में जो मूल जो वर्ण हैं वो कितने हैं, तो यह 44 है। इसमें भी काफ़ी मतभेद हुआ था, अलग अलग जो है अपना अपना मत था, इसमें काफ़ी लोगों ने अपनी आपत्ति भी लगाई थी। तो इसमें 45, 46 और 44 दिया था, तो इसका सही उत्तर जो माना गया था वो 44 माना गया था, और 44 ही होगा, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो अगर कामता प्रसाद गुरु जो है इसमें 43 मानते हैं, और 46 के बाद, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें केंद्र हिंदी निदेशालय इसमें 46 मानता है, जो है ये जीएससी उत्तर प्रदेश 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। और ये 46 इसलिए मानता है कि जो द्विगुण जो 44 तो हैं ही 1100 और 33 व्यंजन, लेकिन जो दो द्विगुण व्यंजन है ढ ढ ढ ढ, तो उनको जोड़कर इसमें 46 माना गया है। तो आप केंद्र हिंदी निदेशालय क्या मानता है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, और साथ ही कामता गुरु कितने मानते हैं आप इसे भी याद कर नोट रखेंगे, और साथ में आप जो मुख्य तो 44 स्वर हैं उनको भी आप नोट करेंगे। अगर हम बात करें उच्चारण और लेखन के आधार पर, तो उच्चारण और लेखन के आधार पर आप जानते हैं कि 52 है। तो आप इस पॉइंट को भी, ब्रह्मलिपि की बात करें तो इसको 41 अलग अलग माने जाते हैं, लेकिन शायद में इसमें सामान्यतः तो हिंदी का ही पूछा जाएगा। हाँ, प्रवक्ता की बात जरूर वहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कल्लोलिनी का अर्थ है, तो यह इसका अर्थ होगा नदी। इसमें रात्रि, धरती और चांदनी दिया था, उससे रात्रि का यामिनी और सरोवरी भी होता है। तो इस प्रकार से आप हर तरीके से प्रश्न करने की कोशिश करें। इसमें अर्थ पूछा गया था, एक तरह से या पर्यायवाची शब्द का रूप हम लगा सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द अलंकार किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा है, तो आप लोग व्याकरण पर भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है ने को बुझाती नहीं बिरहा नल नैनन नदी बहाने पर, इस उदाहरण में अलंकार है। नेकू बुझाती नहीं बिरहा नल नैनिन नदी बहाने पर, तो इसमें जो है अलंकार होगा, तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा। विशेषोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ कारण के रहते हुए कार्य का ना होना पाया जाता है, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। आप मुख्यतः हम जो है अनुप्रास, सलेस, इस प्रकार से यमक, इस प्रकार से अलंकार देते हैं। लेकिन जो गौण भी हैं, जो मुख्यतः नहीं है, जो मुख्यतः हम जिनका नहीं पढ़ते हैं या हम कम ध्यान देते हैं, तो आप उन अलंकारों को भी अवश्य देखें। जो मुख्यतः हैं उसके अतिरिक्त भी आप जरूर देखें। इसी का उदाहरण है जो 2000 LT में 2009 में LT उत्तर प्रदेश में पूछा गया था, नीर भरे नित प्रीत रहे तो ना प्यास बुझाइए। तो यह इसी प्रकार से आप भी अपने कई प्रकार से एक, जैसे आप अलंकार हो गया, रस हो गया और साथ में छंद हो गया, इसी प्रकार कई उदाहरण अपने नोटबुक में रखें कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको यह हेल्प मिल सकती है। आप एक दो उदाहरण या एग्जाम्पल देखेंगे और फिर वही निश्चित नहीं है, 100% नहीं है कि वही उदाहरण जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा। कई बार जो है इधर उधर से काफ़ी पूछ लेता है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट रखेंगे। अगला, तो इसमें भी काफ़ी इस प्रकार से सरल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा सोचने और विचार करने की आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है 10वां,
निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पर नी निर है, यहाँ पर रॉ में हलंत है, आप इसको ध्यान रखना, और एक नी में विसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन था, निर में और नी में जिसमें विसर्ग है। तो इसका निरी होगा। अगर संधि की बात होगी तो निर्विकार किस प्रकार का होगा, नी और हलंत होगा, यानी अनुसार होगा, विसर्ग होगा, नी के बाद विसर्ग होगा, और विकार यानी इसका होगा निर्विकार, तो संधि इसमें विसर्ग संधि होगी। अगर आपने ये पॉइंट रखना है कि संधि और उपसर्ग में थोड़ा अंतर है निश्चित तौर पे, तो इसीलिए भी यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन बना होगा विद्यार्थियों को। तो आपने ये चीज़, इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है, जिससे आपके क्वेश्चन आप सही आकलन और विश्लेषण कर सके। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, शाका मृग का पर्यायवाची है। तो इसका शाका मृग का पर्यायवाची बंदर होगा। बंदर के और जो पर्यायवाची शब्द हैं मरकट है, कपि है, हरि और कपीस है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मोर का भी जो है हरि होता है, आप इस पॉइंट को भी याद रखना। इसमें जो ऑप्शन में दिया गया था बंदर, बिल्ली, मोर और शेर। अगर मोर की बात करें तो सारंग, सिकी, कलापी, ध्वजी, बिसीक, नीलकंठ, सिकावाल और हरि। हरि जो है मोर का पर्यायवाची शब्द भी है, और वहीं दूसरा और जो है बंदर का भी हरि पर्यायवाची शब्द है। तो आप इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे, जिससे कि आप अपना बेहतर आकलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, संचारी भाव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है। भरत मुनि ने भी 33 बताई है, और भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या 49 बताई है, जिसमें से संचारी भाव की संख्या 33, स्थायी भाव की संख्या 8। उनने स्थायी भाव जो रस माने उस 8 ही माने, ना कि 9 और ना कि 12 माने हैं। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी, जबकि स्थायी भावों की संख्या 8 मानी, स्वातिक भावों की संख्या 8 मानी। इस प्रकार से उन्होंने कुल जो है 49 भावों की संख्या मानी। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि भावों की संख्या कितनी है। यहाँ संचारी भावों की संख्या है, लेकिन भावों की संख्या अगर कुल पूछा जाएगा तो 49 होगा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, परसूते में विभक्ति तथा वचन है। परसूते में विभक्ति और वचन है, तो यह तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो हमने देखा कि ये तीसरा क्वेश्चन था। ये तीसरा क्वेश्चन था शब्द रूप का, धातु रूप का नहीं। ये शब्द रूप का जो है तीसरा क्वेश्चन था। तो रूप को आप अच्छी तरह से देखिए। 14 नंबर का प्रश्न है, मिस्र बंधु ने रीति काल का नाम दिया। तो मिस्र बंधु ने रीति काल का जो नाम दिया था वो अलंकृत नाम दिया था। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना कि आदि काल में सबसे मतभेद था, काल विभाजन का सबसे मतभेद था आदिकाल में। आदिकाल के अलग अलग जो साहित्यकार थे अलग अलग नामों से आदिकाल का नाम दिया। वहीं अगर हम आगे भक्ति काल में आते तो भक्ति काल में इतना मतभेद नहीं था। वहीं हम फिर भक्ति काल के बाद रीति काल में आते तो रीति काल में हमें बहुत ही मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आदिकाल में था। अगर हम बात करें तो मिस्र बंधु ने रीतिकाल का समय जो है अलंकृत कहा था, रीतिकाल का नाम जो है अलंकृत कहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखें रीतिकाल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा था, और रीति काव्य जो है गियरसन ने किया था। जो रीति काव्य है वह गियरसन ने कहा था। वहीं कलाकाल जो है रमाशंकर रसाल ने कहा था, और अंधकार का जो है त्रिलोचन शास्त्री ने अंधकार का नाम दिया था रीतिकाल को। तो आप इन पॉइंटों को भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें अध खिला फूल होगा, आप इसको सही कर लेना, आज लिखा है इसमें। तो अध खिला फूल जो है कि किसका उपन्यास है। हम मुख्यतः उपन्यासकारों में जानते हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, इस प्रकार से बिन जैनेन्द्र, इलाचंद, जसपाल। लेकिन हरिओद जो है मुख्य तौर जो काव्य की रचनाओं में थे, लेकिन इनके जो 2-3 उपन्यास थे उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो हरिओद का जो है
ये 2022-23 में जिसने नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ हिंदी हिंदी से, वहाँ भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेट 2022 मैंने पीछे से भी लिखा हुआ है। तो अध खिला फूल जो है 1907 में उपन्यास लिखा था हरिऔध ने। हरिऔध के और उपन्यास हैं प्रेम कांता और ठेठ हिंदी के ठाठ, बहुत ही प्रसिद्ध 1899। तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं ये, तो आप इनको भी नोट कर लेना। इस तरीके से आपको हर तरीके से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा जीवनी है। तो जो विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जीवनी लिखी थी, यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। 1974 में यह रचना लिखी गई थी। अगला प्रश्न, रस से भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन और 2 प्रश्न बने थे अलंकार से। अब यहाँ पर जो है छंद से भी क्वेश्चन बना हुआ है। 17 नंबर का प्रश्न है, विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं सहित कुल 24 मात्राएं वाला छंद होता है, तो यह दोहा होता है। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि रोला में भी 24 मात्राएं होती है कुल, और दोहा में भी कुल 24 मात्राएं होती है, सरोटा में भी 24 मात्राएं होती है। लेकिन हमें यह देखना है कि विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 आता है तो निश्चित तौर पे दोहा होगा। अगर इसी के ठीक उल्टा 11-11 जो है विषम चरणों में और सम चरणों में 13-13 होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरोठा छंद होगा। वहीं दूसरी ओर जो रोला है, इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन टोटल इसमें 24 होती हैं इसमें। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। हम बात करें चौपाई में 16, इसमें जो है सरोटा, चौपाई, रोला और दोहा, इसमें भी कन्फ्यूजन बना होगा क्योंकि दोहा में भी 24 थे और रोला में भी 24 थे। तो इस प्रकार से आपको हर तरीके से क्वेश्चन देखना है कि जिससे आप बेहतर आकलन कर सकते हैं। अब सम जो है, सम इसमें विषम चरणों में है, चरणों की बात करें और अर्ध सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद की बात करें तो रूपमाला, दोहा और रूपमाला में जो है इसमें 16 होगा, रोला में 24 होगा, गीतिका में 26 होगा, हरि गीतिका में 28 होगा। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। अगर हम विषम मात्रिक छंद की बात करें, अर्ध सम मात्रिक छंद की बात करें तो बरवे में 19 होगा, उल्लाला में 28 होगा, सरोटा में 24 होगा, दोहा में 24 होगा। और तीसरा हम देखेंगे विषम मात्रिक छंद जो कि कुंडलियाँ और छप्पाई, तो 2 प्रकार से विषम। तो इन सारे तरीके से आपको अर्ध सम मात्रिक और विषम सम मात्रिक, वैसे मुख्यतः मात्रिक और वर्णित छंद होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि निराला जी ने एक छंद की, रबड़ छंद की रचना भी की थी। तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना होगा, तभी आप अच्छे से या बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। दोहा का उल्टा सरोटा होता है, कई बार डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम अर्ध सम मात्रिक की बात करें तो दोहा, सरोटा, वरवे और उलाला, कुंडलिया और छपाई जो विषम मात्रिक छंद में आएगा। तो प्रत्येक चीज़ से व्याकरण पे भी आपको ध्यान देना होगा। बिना व्याकरण के, बिना संस्कृत साहित्य या संस्कृत के आप जो है एलटी को कवर नहीं कर पाओगे, और साथ साथ में आपको जो है शिक्षण अभिरुचि पे भी अपना ध्यान देना होगा। अगर आप 6 घंटे की पढ़ाई करते हो, अगर आप 8 घंटे की दिन में पढ़ाई करते हो तो निश्चित तौर पर 5 घंटा आपको साहित्य को देना होगा, 2 घंटा आपको, 2 घंटा आपको शिक्षण रुचि को देना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे कम से कम आपको जो है संस्कृत और व्याकरण को देना होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, तार सप्ताह का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत हुई? तो तार सप्ताह आप जानते ही हैं कि प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 में हुई थी। प्रयोगवाद के जो संपादक और प्रयोगवाद के जो प्रवक्तक थे वह अज्ञे जी थे। तो 4 तार सप्तकों की उन्होंने रचना की थी। तार सप्तक एक नहीं है, केवल तार सप्तक है। कई बार मतभेद हो जाता है और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो तार सप्तक है उसका संपादन जो है
1943 में हुआ था, द्वितीय का 51 में हुआ था, तीसरा का 59 में हुआ था और चौथा का 79 में हुआ था। इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद तार सप्तक में कई बार पूछा जाता है कि चारों जो तार सप्तक हैं प्रत्येक में 7-7 कवियों की रचनाएं हैं, 7-7 कवि हैं। आपको जो पहला यानी तार सप्तक है वो पहला नहीं है, तार सप्तक है, दूसरा है, तीसरा तृतीय और चौथा चौथा। जो जो तार सप्तक है इसमें 7 कवि हैं, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 हैं। कई बार पूछा जाता है कि किस तार सप्तक में कवित्री नहीं थी, तो पहला तार सप्तक में कोई भी कवित्री नहीं थी, कोई भी महिला नहीं थी, जबकि दूसरा और तीसरा चौथा में तीनों में ही एक एक कवित्री थी, यानी एक एक महिला तार सप्तक में रचनाकार थी। अगला हम प्रश्न देखेंगे, नेता दृसा का संधि विच्छेद होगा तो नौ धन एता दृसा होगा, नौ धन एता दृसा होगा। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया था ओल्ड पेपर में, तो हूबहू वहीं से बना हुआ है। तो संस्कृत को आपको देखना ही होगा, आप आकलन बेहतर रूप से कर दिया होगा कि जो 6-7 क्वेश्चन बने थे वो किस प्रकार से टेढ़े और कठिन स्तर के बने थे, तो आपको यहाँ देखना ही होगा। 20वां नंबर का प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे द्वारा रचित एक बूंद सासा उछली रचना है। तो एक बूंद सासा उछली जो रचना है या यात्रा वृतांत है, इसमें गलती से 1970 हो गया, 1970 हो गया, आप लोग इसको 1960 कर लेना। आगे की 2 प्रसिद्ध यात्रा वृतांत हैं, अरे यायावार रहेगा याद 1953 में, जो कि स्वदेशी यात्रा का वर्णन है। दूसरा एक बूंद सासा उछली, जिसमें विदेशी यात्रा का वर्णन है। और यह अरे यायावार रहेगा याद, ये आपकी नेट यूजीसी नेट जेआरएफ में भी लगी हुई है। जिन्होंने नेट का दिया होगा इसका विश्लेषण बेहतर रूप से किया होगा। इसी 170 की जगह में 160 कर देना, यानी 1960 कर देना इसको। तो एक बूंद सासा उछली यह 1900 यात्रा वृतांत 1960 में रची गई थी। और अरे यार रहेगा याद 1993। एक विदेशी यात्रा का वर्णन है, एक में स्वदेशी यात्रा का वर्णन है। यात्रा वृतांत की बात करें तो घुमक्कड़ बृहत्री, जिस प्रकार से हम संस्कृत में बृहत्री के नाम देखते हैं, इसी प्रकार से घुमक्कड़ बृहत्री यानी यात्रा वृतांत के जो विशेषकर 3 स्तंभ थे, तो वो राहुल सकृत्यान थे, अज्ञेय जी थे और नागार्जुन थे। तो आप इस पॉइंट को भी नोट रखना। आगे हम देखते हैं, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है। तो जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती है। ये जिंदगी नामा आपके यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। 1979 में यह उपन्यास लिखा गया था। मन्नू भंडारी का इसमें ऑप्शन में था कृष्णा सोबती। मन्नू भंडारी के एक प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, 1971 में यह लिखा गया था। बहुत ही बेहतर वर्णन इसमें किया गया है। मृदुला गर्ग का जो उपन्यास है चित्त कोबरा, कंठ गुलाब, मिलजुल मन, चित्त कोबरा, कंठ गुलाब, मिलजुल मन, तो इनको इसमें साहित्य अकादमी और व्यास पुरस्कार भी मिला था मृदुला गर्ग को। गौरापंत इसमें ऑप्शन जो था शिवानी, इनके 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विष कन्या, इनकी इस प्रकार से आप अगर रचनाएं आप गद्य पढ़ रहे हो या नाटक की रचनाएं पढ़ते हो, आप उपन्यास पढ़ते हो या यात्रा वृत्तांत पढ़ते हो, या तो आपको साथ साथ लेकर विशेष रूप से महिला जो उपन्यासकारों या काव्य, उनको अलग से एक नोट्स बनाए, जिससे कि आपको आकलन और विश्लेषण करने में कोई दिक्कतें ना हो। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, जैसे कि पद्मावत में छंद हैं। तो जैसे कि जो पद्मावत में छंद हैं चौपाई दोहा। ज़्यादातर हमने देखा कि पद्मावत और चित्रावली में जो है 7 दो चौपाई के बाद एक दोहा की परंपरा स्टार्ट हुई थी। इससे पूर्व आपने और रचनाएं जो देखी होगी, और रचनाओं की बात करें और रचनाएं जो हमने प्रेमाश्रय शाखा की कवियों की देखी होगी, उसमें 5 चौपाई के बाद एक
दोहा आता है, जबकि आप इस पॉइंट को कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी रचनाओं में 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। तो 7 चौपाई के बाद पद्मावत और चित्रावली में 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। पद्मावत की रचना 1540 में हुई थी और यह जैसे की प्रसिद्ध रचना थी। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न 23 नंबर का, किस कवि की भावनात्मक विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्र और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। तो मुक्तबोध की फैंटेसी, एक फैंटामाटा एक शब्द आता है और नेट में यह प्रश्न बना हुआ था, कन्फ्यूजन हुआ था। तो फैंटामाटा की बात आएगी तो यह जो छायावाद से संबंध है, ये फैंटेसी की बात यहाँ पर कह रहा है। तो फैंटेसी अंधेरी में एक काफ़ी लोकप्रिय प्रसिद्ध रचना है जो कि यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। और यह रचना जो है मुक्तिबोध की है। तो इसमें जो है फैंटेसी का आकार देखने को मिलता है मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, महादेवी वर्मा कृत्य मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन 1972 में है। तो आपको तथ्यों को भी रखना है, जैसे मूल रामचरितमानस हो गया, पद्मावत हो गया, उसके बाद आपने बीजक की जो संकलन किया गया था, नाभादास की रचना कामनी जो है, प्रिय प्रवास, साकेत, या इस प्रकार से मीन रचनाओं के सन भी आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। 41 की बात करें तो इसमें 41 में जो है अतीत के चलचित्र लिखा था। 42 में ये भी रेखा चित्र है। 42 में उन्होंने श्रृंखला की कड़ी काफ़ी प्रसिद्ध या निबंध है और स्त्रियों के संबंधित यह रचनाएं थी। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। 43 में इनकी रचनाएं स्मृति की रेखाएं, और स्मृति की रेखाएं में 7 रेखा चित्र हैं, जिसमें भक्तन एनसीईआरटी में लगा हुआ है। भक्तन में एक जो है पात्र है लक्ष्मा का वर्णन बहुत बेहतर रूप से किया गया है भक्तन में। तो एनसीईआरटी में भी आपको यह पढ़ने के लिए मिलेगा, 11वीं 12वीं में यह पाठ में लगा हुआ है। अगला हम देखते हैं 56 की बात करें तो 56 में पद के सारथी लिखा था महादेवी वर्मा ने। तो इस प्रकार से सारी रचनाएं किसी न किसी रूप में आपको याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, कथा और कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें जो दिया था वह इस्तीफा दिया था। तो नशा इस्तीफा जो है यह प्रेमचंद की रचनाएं हैं, जबकि खेल जैनेन्द्र का है और ग्राम 1910 में यह जो है जयशंकर प्रसाद की पहली रचना है। इन पॉइंटों को भी नोट रखेंगे। अगला प्रश्न संस्कृत साहित्य से बना हुआ है, शायद या एनसीईआरटी में लगा होगा। गंगा पुत्र वादनम के रचयिता है तो डॉक्टर निरंजन मिश्र हैं। तो लगभग 6-7 क्वेश्चन संस्कृत से बने हैं, कुछ साहित्य से बने हैं, कुछ धातु रूप से बने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्ण आयोगवाहक कहलाते हैं। तो अंग ये 2 वर्ण जो है आयोगवाहक कहलाते हैं। हम देखते हैं कि अंग जो है अनुसार है, अंग जो विसर्ग कहलाता है, यह न स्वर में न व्यंजन में आते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने से इनको आयोगवाहक कहते हैं। तो आप इस प्रकार भी नोट कर लेने कि आयोगवाहक इनको क्यों कहा जाता है। जबकि एक इसमें किशोरी लाल जी हैं, तो किशोरी लाल जी इसको स्वर मानते हैं, स्वरों में गणना, किशोरी लाल वाजपेयी जो है इसमें स्वरों में इनकी गणना करते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्वर में नहीं है ना व्यंजन में है, इसीलिए इनको आयोगवाहक कहा जाता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लें। आपने जो हैं अंग ऋषि को लेकर 13 होते हैं, लेकिन 11 ही स्वर हैं। तो इसके मतलब ये 2 स्वर हट चुके हैं, इसीलिए हमारे 11 स्वर हैं। ऋषि जो है ऋषि जो री बनता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है। तो अपादान कारक के साथ पंचम विभक्ति होती है और
जो है पंचम विभक्ति अलग या पृथक करने को कहा जाता है। चतुर्थ विभक्ति जो होती है संप्रदान के लिए होती है, को के लिए हो जाता है, द्वितीय कर्म से होता है और तृतीय जो है से या कारण से होता है। तो आप इस प्रकार के आप एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना था। आप लोग ग्रुप सी को भी लेकर चले, क्योंकि ग्रुप सी भी जो ग्रुप सी तुम्हारा पेपर करवाएगा, जो अल्टी का पेपर कराएगा, तो ग्रुप सी का पेपर भी वही कराता है। तो लगातार हिंदी के क्वेश्चन 20 नंबर का तो ग्रुप सी में आता ही है। आप वहाँ से भी अपना आकलन कर सकते हैं। 2018 2019 20 या 19 की बात है, 19-20 की बात है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि कारक कितने होते हैं। अब यहाँ पर बड़ा असमंजस की भावना के कारक कितने होते हैं, लेकिन हिंदी में संस्कृत में 8 कारक होते हैं। लेकिन आप ये पॉइंट को भी नोट कर लेना, हिंदी में मात्र 6 कारक होते हैं। यहीं पर सस्पेंस बन चुका था, कई लोगों ने यहाँ क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो आप अपना आकलन बेहतर रूप से करें, ओल्ड पेपर को अवश्य देखें, वीडियो को अवश्य देखें। कुछ लोग कहते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, इसका किस प्रकार से हमें आपने तैयारी करनी होगी। लेकिन जब आप लोगों के सम्मुख हम वीडियो भेजते हैं तो आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको। इधर उधर के वीडियो देखने से तो बेहतर है आप अच्छी वीडियो देखिए, तभी तो आप लोगों का आकलन होगा। और जब तक आप स्वतः ही कोई नहीं सीखता है, सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें अपना आकलन करता है, अध्ययन करना पड़ता है, कई घंटे बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, जहाँ पर भी आपको बेहतर लगे वहाँ पर आप देखिएगा, लेकिन इधर उधर के वीडियो देखने से अच्छा है कि आप अपने एजुकेशन, अपने पढ़ाई से संबंधित देखें। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, माया महा ठगनी हम जाने किस व्यक्ति की काव्य कवि का कथन है। तो कबीरदास का है। कबीरदास की उक्त कहीं ना कहीं पूछी जाती है, तो इसका आकलन आप स्वयं भी लगा सकते थे। 30 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बेटों वाली विधवा, सवा शेर, ग्याऊँ, आत्माराम। तो दुलाये वाली जो है इसमें 1900 बंग मेला ये नेट में लगा हुआ है। तो 1904 में यह बंग मेला ने लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध इनका कहानी है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। तो खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास 1914 में हरिओज जी ने लिखा था। इसके अतिरिक्त इसमें 4 और ऑप्शन थे, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। साकेत की रचना 12 में हुई, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, और इसी साकेत के कारण मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने जो है उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। यशोधरा 32 में और विष्णुप्रिया 57 में। पंचवटी 1925 में यह रचना रची गई थी। इसमें एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण ऐसे इस प्रकार से बनता है, जैसे कि आपने पेपर देखा होगा, मैंने इतने इसमें चारों के चारों ऑप्शन ये नीचे डाल रखे हैं। तो नायिका प्रधान नहीं है, तो नायिका प्रधान साकेत भी है, जिसमें कृष्ण के लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन है। यशोधरा जिसमें विष्णु की पत्नी यशोधरा का वर्णन किया गया है, और यशोधरा का वर्णन किया गया है। विष्णुप्रिया में चेतन की पत्नी विष्णु की पत्नी का वर्णन किया है। जबकि पंचवटी में जो है नायिका प्रधान नहीं है, यहाँ पर लक्ष्मण नायक है और सुपर्णखा जो है इसमें नायिका है। लेकिन यह लक्षण मूल तो है लक्ष्मण इसमें जो है नायक हैं। तो इस प्रकार से बेहतर रूप से अपना आकलन करें, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से मिलाकर देखें, तभी आप बेहतर विश्लेषण कर पाओगे, और यह विश्लेषण आगामी आने वाले एग्जाम में आपके लिए युक्ति और औषधि का काम अवश्य करेगा। 32 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई। तो विनय पत्रिका की रचना जो है ब्रज भाषा में हुई। रामचरितमानस की रचना आप उसको भी नोट कर लेना, 1631 में यानी 1574 में यह रचना रची गई थी। तो यह अवधी भाषा में रची गई थी और यह ब्रज भाषा में रची गई थी। इसमें जो है आत्मनिवेदन और राम भक्ति की याचना की गई है, और कलयुग में अत्याचारों के खिलाफ तुलसीदास ने राम जी से अपनी फरियाद की थी कि कलयुग में जो अत्याचार हो गए, तो यह प्रभु इन अत्याचारों से इस समाज को बचाइए। तो इस प्रकार से यह वाक्य भी पूछा जाता है कि कलयुग में अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने फरियाद की थी। अगला है 33 नंबर का प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है तो मही, वसुधा, उर्वी,
धरा, इला, अवनी, यह जो पृथ्वी के हैं, जबकि अवनी, भूधर, महीधर, शैल, अचल, पहाड़, यह जो है पहाड़ के हैं। और हाथी के अन्य जो पर्यायवाची शब्द है कुंजर, दंती, करी, गज, नाग, हस्ती, गजेंद्र। तो किसी न किसी रूप से व्याकरण से एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था, छंद से पूछा गया था, रस से, अलंकार से, पर्यायवाची शब्द से, उपसर्ग से। तो आप व्याकरण आपको अपना बेहतर रूप से देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर बात करें, कई बार एक शब्दों के जो है, एक शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अग्नि, अग्नि, अनल और अवनी। तो अनल का अर्थ, जो अनल है वो आग, उसका पर्यायवाची शब्द है। अनिल का अर्थ होता है वायु, और जबकि अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट करेंगे कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है केबीएस में पूछा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन केबीएस में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। तो पथिक मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं था, पथिक। सिद्धराज, नहुस और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। नहुस जो रचना है यह गोपाल यानी गिरधर दास जी का भी नाटक है। गिरधर दास जो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता थे, और भारतेंद्र ने पहला जो है यह नाटक माना था नाहुस को, लेकिन रामचंद्र शुक्ल और जो है नगेंद्र इसको पहला नाटक नहीं मानते हैं। अगला इनके जो है अन्य रचनाएं हैं। जो मानसी है यह राम नरेश त्रिपाठी की है, मानसी, मिलन और स्वपन। पथिक, मिलन, स्वपन खंड काव्य हैं नाम राम नरेश त्रिपाठी के, जबकि मानसी उनका फुटकल कवियों का एक संग्रह है मानसी। और हम बात करें राम नरेश त्रिपाठी को, तो यह जो है बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। यह आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यहीं अति बारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे भारी, पे धन विदेश चली जात यहीं अति बारी। भारत दुर्दशा से यह लिया गया है। और दो इसी प्रकार से दो ही जो कथन हैं और दो उनके रचनाओं से लगे हुए वाक्यांश आए हुए हैं। तो भारत दुर्दशा जो एक नाटक है लास्य, और जिसको लास्य या राश भी कहा जाता है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है। इनके अलग अलग प्रकार, जैसे नाटिका, प्रेम जोगिनी इनका नाटिका थी। इसी प्रकार से अंधेर नगरी इनका प्रहसन प्रकार का नाटक था। तो अलग अलग प्रकार से नाटकों की रचना इन्होंने की। 37 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार कहलाता है। अब यहाँ संचार से क्वेश्चन बना हुआ है। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना, आप बाहर नहीं अपने दिल में अपने मन में आपने याद किया, तो यह अंतःवैयक्तिक संचार होगा, क्योंकि आप अपने मन में कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति को, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ, तो जहाँ से आपको संशय या असामंजस्य की भावना पैदा हो सकती थी, क्योंकि किसी व्यक्ति से बात करना अंतर वैयक्तिक संचार है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों का संचार हो रहा है। अंतर संचार का मतलब अर्थात स्वयं मैं अपने से ही बात कर रहा हूँ, या अंतर संचार हो गया। और अंतर व्यक्तिक संचार यानी दो लोगों से, तीन लोगों से, अलग लोगों से बात करना, तो यहाँ पर अंतर संचार होगा। और अंतर संचार वहाँ पर होगा जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से करते हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। 38 नंबर का प्रश्न है, जिस अंक में एक ही नाटक होता है, देखो एकांकी में एक अंक होता है, जबकि 3 से, और मुख्यतः नाटक में 5 से 10 अंक होते हैं, और 10 अंक से ऊपर वाले नाटक में नाटक को महानाटक कहा जाता है। नाटक के 7 तत्व होते हैं, इसको भी नोट कर लेना। इसी प्रकार से अभी यौवनिक
का से संबंधित एक प्रश्न नाटक से ही पूछा गया था, नाटक नहीं पूछा गया था लेकिन नाटक से तत्वों से संबंधित पूछा गया तो आप इस प्रकार के पॉइंट भी याद कर लेना। अगर हम एकांकी की बात करें तो पहले एकांकी कुछ लोग जो है ज़्यादातर लोग एक घूंट जयशंकर प्रसाद की जो 1930 में रचना थी उसको मानते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादातर लोग उसको ही मानते हैं, जैसे नगेंद्र आगे ये जो है एक घूंट को मानते हैं, जबकि कुछ बादल राग को मानते हैं जो कि वर्मा की रचना है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। 39 नंबर का प्रश्न है, घीसू किस कहानी का पात्र है? तो घीसू जो रचना है प्रेमचंद की कहानी है। तो इसमें जो है यह जो है कफन से लिया गया है घीसू। तो मधुआ माधव बुधिया और घीसू, इसमें 3 लोग जो है पात्र हैं, जबकि इसमें ऑप्शन में रसप्रिया, पुरस्कार, कफन और गदल दिया था। तो घीसू एक जो है कहानी प्रसाद जी की भी है। तो आप इस प्रकार से नोट करेंगे इस पॉइंट को भी जरूर। पुरस्कार, घीसू, गुंडा, छोटा जादूगर, ममता है यहाँ पर, इसको सही कर लेना, देवदासी, सालवती, ये प्रसिद्ध कहानियाँ जो हैं प्रसाद जी की हैं, प्रसाद जी की रचनाएं हैं। कफन जो है 1933 में है। ये कफन का पात्र है घीसू, माधव और बुधिया। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। मुख्यतः 8 रस माने गए थे भरत मुनि ने, उसके बाद 9 रस और वर्तमान में 10 या 11 रस में देखने को मिलते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और सभी मित्रों का धन्यवाद। इसमें मैं 77 के 77 क्वेश्चन हिंदी का कर चुका हूँ। संस्कृत साहित्य, हिंदी और व्याकरण जितने भी 77 क्वेश्चन थे। अब इसमें 30 क्वेश्चन छूटते हैं हिंदी 2020-21 का पेपर, यानी शिक्षण अभिरुचि का। तो अवश्य एक आध दिन में मैं भी उसे लाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अपना अध्ययन करना होता है। लेकिन आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए कि आप क्वेश्चन बनाइएगा, हम तक पहुंचाइएगा, तो कुछ लोगों की भावना को कदर करते हुए मुझे बनाना पड़ता है अपने ज्ञान नॉलेज का संचार के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही।